बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के दो फंक्शंस हैं, इट इज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन प्लस इट इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन परफॉर्म करना। किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करता है और उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल्स को, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देता है। इसी बेस के ऊपर हम यूनिक फॉर्मेशन से इसका फंक्शन क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का। तो आज हम यूनिक फंक्शन डिसाइड पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे आज की वीडियो में कि यूनिक फॉर्मेशन किस तरीके से होती है किडनी के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर स्टेप्स। नंबर 1 इज प्रेशर, फिल्ट्रेशन, नंबर 2 selective reabsorption, and number 3 जिसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को मजीद डीपली स्टडी करते हैं। तो आपको पता है कि जो नेफ्रॉन है इसके अंदर एक कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का। जो ग्लोमेरुलस है इसके दो पार्ट्स हैं, एक है एफरेंट जो कि टुवर्ड्स द ब्लड को लेके जाएगा वुमेन्स कैप्सूल, और दूसरा है इफरेंट जो ब्लड को अवे लेके जाएगा वुमेन कैप्सूल से। इसके बाद इट इज कॉल्ड एज वुमेन कैप्सूल, दैट इज द फर्स्ट पार्ट proximal convoluted tubule, U-shaped structure जिसको हम कहते हैं loop of Henle। next distal convoluted tubule, this will be last point होगा। उसके बाद main duct called as collecting duct। ये इसके मेजर पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, वुमेन कैप्सूल से कलेक्टिंग डक्ट तक, और उसके बाद जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम का पोर्शन होता है वो यहाँ पर एफरेंट आर्टरियूल और इफरेंट आर्टरियूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट स्टेप पे, दैट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन एक्चुअली अकर्स एट दैट पोर्शन। ये जो पोर्शन कंप्लीट है इसको हम कह रहे होते हैं, ये जो पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल इस पोर्शन के अंदर होती है प्रेशर फिल्ट्रेशन। वैसे इस लफ्ज का नाम इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर नॉर्मल बॉडी प्रेशर से ज्यादा होता है। आपको पता है कि किडनी है, इट रिसीव्स 20% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मतलब यहाँ पर ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जो ये कैपिलरीज है ना ये बड़ी ही कंजेस्टेड होती है, इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से जब ब्लड यहाँ पर आता है तो वहाँ पर एक प्रेशर वाली फोर्स क्रिएट हो जाती है। जब ये आपका स्ट्राइक करता है कैपिलरी की वॉल के ऊपर तो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती हैं वो नॉर्मल कैपिलरीज की निस्बत ज्यादा पोरस होती है, ज्यादा परमिएबल होती है। तो वो क्या करेंगे, जैसे ब्लड आके इस वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेगा वो यहाँ से मटेरियल्स को पंप कर देगा आउटसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये इंटर करेंगे इनटू द वुमेन्स कैप्सूल, इसके यूनिट के अंदर, मतलब यूनिट ट्यूब के पार्ट के अंदर इंटर होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ब्लड से फिल्टर होकर वुमेन कैप्सूल में आना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। होता कैसे हो देखिएगा, ब्लड के अंदर जितने भी ग्लूकोज
अमीनो एसिड्स, आयंस, वाटर, मतलब यहाँ पर प्रॉपर बैरियर नहीं होता डिफरेंट सोल्यूट्स के लिए। ये है कि यहाँ से ब्लड के सेल नहीं बाउंड किए जाते, उसकी वजह ये होती है कि ये अलाउ नहीं करते, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं ये ब्लड प्रोटीन्स को अलाउ नहीं करती, क्योंकि पोर्स का साइज उन मॉलिक्यूल्स के लिहाज से होता है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन ये जितना भी ब्लड के अंदर ये मटेरियल होता है ना, इट इज रिमूव्ड, ये निकाल दिया जाता है। और चूंकि हम प्रॉपर पढ़ी एक्सक्रीशन रहे हैं तो हम इस लफ्ज को कैसे बोल सकते हैं, दैट इज यूरिया। क्लियर? ये वन द ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये यहां से पंप की जाएगी और इंटर कर जाएगी इनटू द बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। इस स्टेप का नाम है प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो जब प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई, मॉलिक्यूल्स किसके अंदर आ गए, बोमेन कैप्सूल के अंदर। इस तरीके से ये ऑपरेट हो जाते हैं, यहां इकट्ठे हो जाते हैं डिफरेंट आयंस। तो यहां पर ना फिल्ट्रेशन के बाद जो स्ट्रक्चर ये जो सब्सटेंस क्रिएट बनता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई, प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से ये आयंस ब्लड से फिल्टर हुए, फिल्टर हो गए बोमेन कैप्सूल के अंदर। जब यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन, दे आर टर्म्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्लियर? अब इस फिल्ट्रेट ने मूव करना है इनटू द ट्यूब। जिस तरह ये ट्यूब के अंदर मूव करता है, ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर जब ये मूव कर रहा होता है तो इस पोर्शन के अंदर होती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। वर्ड क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि वो आयंस जो कि बॉडी में रिक्वायर्ड हैं लेकिन यहां से पहले नहीं था तो फिल्टर हो चुकी हैं, उनको क्या किया जाए, उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए ताकि बॉडी की जो इंटरनल कंपोजिशन है फ्लूइड की उसको मेंटेन किया जा सके। अब रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमने इसके डिफरेंट पार्ट बनाए, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉम्पैरेटिव ट्यूब्यूल, यू शेप, लूपोफेनली एंड डिस्टल कॉम्पैरेटिव ट्यूब्यूल। इसी तरीके से कलेक्टिव। अब हर पोर्शन के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन होनी है इट इज आल्सो सेलेक्टिव, इट इज आल्सो सेलेक्टिव। देखिएगा जो प्रॉक्सिमल कॉम्पैरेटिव ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर से मेजर अमाउंट जो है वो रीअब्जॉर्ब किसकी होती है, जरा नोट कीजिएगा। जितना ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, वाटर है और आयंस है, these are reabsorbed, these are reabsorbed from the proximal convoluted tubule। इसको क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये मेटल है, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, ये तकरीबन सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर, ठीक है। जबकि जो डिफरेंट वाटर आयंस है ना, ये थ्रू आउट द ट्यूब्यूल क्या हो रहे होते हैं, रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, रीअब्सॉर्प्शन की बात मैं और पॉइंट डिस्कस करूंगा इफेक्ट के लिहाज से, पहले इसको एक दफा देख लें, उसके बाद ये रीअब्सॉर्प्शन होगी मेडिकल जाते कहां पर है ये मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। इसके बाद जब फिल्ट्रेट मूव करता है इनटू द लूप ऑफ हैंगिंग, तो इसके दो पोर्शंस बनते हैं। एक जो लूप ऑफ हैंगिंग की तरफ आया दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग, सॉरी दैट इज डिसेंडिंग, और जो यहां से लूप ऑफ हैंगिंग से वापस जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, कॉर्टिकल पोर्शन की तरफ को जा रहा है, दैट इज असेंडिंग पोर्शन। ठीक है, इसी को डिसेंडिंग लिंक और असेंडिंग लिंक भी हम कह रहे हैं। डिसेंडिंग मतलब नीचे को आने वाला, असेंडिंग मीन डाउन से अपवर्ड मूव करने वाला। अब जो डिसेंडिंग लिंक है लूप ऑफ हैंगिंग का, इट इज परमिएबल अगेन टू व्हिच, इट इज परमिएबल टू मैक्सिमम वाटर के लिए प्लस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ आयंस। थोड़ी बहुत मिकदार इसमें आयंस की क्या हो रही होती है, रीअब्सॉर्ब हो रही है। मेजर अमाउंट इसकी होती है, यहां पर रीअब्सॉर्ब वाटर की होती है। अच्छा, वाटर क्यों रीअब्सॉर्ब हो रहा है, अभी जो हम जितनी भी यहां से फिल्ट्रेट मतलब रीअब्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ट्यूब्यूल से वो रिमूव हो रहा है और इंटर किसमें हो रहा है, ये इंटर हो रहा है इस फ्लूइड के अंदर, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अभी हमने ब्लड कैपिलरीज के अंदर रीअब्सॉर्प्शन है नहीं करवाई, क्लियर हो गया। तो यहां पर ये जो सिस्टम बन रहा है कि रीअब्सॉर्प्शन जो ब्लड में होनी है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जितना मटेरियल निकल कर आ रहा है इसमें आ रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ रहा है, क्लियर हो गया।
अच्छा, जब ये सब कुछ निकल कर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया तो यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। इस सॉल्यूट कंसंट्रेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर कौन रिमूव होगा, वाटर भी। तो जब सॉल्यूट के पीछे सॉल्वेंट मूव कर रहा है तो किस कौन सा प्रोसेस होगा, डेफिनेटली ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। इसके बाद जैसे ही लूप ऑफ हेनरी असेंडिंग लिंक की तरफ मूव करते तो आपको यहाँ पर एक चीज वाज़िया हो रही होगी कि लूप ऑफ हेनरी का जो असेंडिंग लिंक है इज अ बिट थिकर एज कंपेयर टू डिसेंडिंग वन। इसकी थिकनेस की वजह से यहां से पैसिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से अगर किसी को पंप करवाना है तो एक्टिवली करवाया जाएगा। तो यहां पर आता है पहला पॉइंट कि स्पेसिफिक हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आएगा और आकर अटैक किस पे करेगा, असेंडिंग लिंब के ऊपर आकर अटैक करेगा। जैसे ही असेंडिंग लिंब के ऊपर अटैक करेगा तो असेंडिंग लिंब के अंदर से एक्टिवली, दोबारा सुनिएगा, जैसे ही हार्मोन आकर असेंडिंग लिंब के ऊपर एक्ट करेगा साथ ही इसके अंदर से एक्टिवली पंप किए जाएंगे सोडियम आयंस। क्लियर हो गया। तो ये पहली एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी जो मैंने रेड एरो से शो की। क्लियर हो गया। तो अगर एमसीक्यू आ जाए कि ये जो नेफ्रॉन है इसके इस पोर्शन में जाकर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव पाथवे से, तो इट इज असेंडिंग लिंक। इसकी वजह से एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है ये आकर अटैक करेगा असेंडिंग लिंक के ऊपर, किसी रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, सोडियम को एक्टिवली पंप कर देगा। इसके पीछे डॉटेड से शो करो पैसिवली मूव करेंगे क्लोराइड आयंस। ठीक हो गया। ये मेजर आयन है यहां पर इसलिए होते हैं, इसके अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह आयन के साथ साथ रिमूव हो रहे होते हैं, लेकिन जो बेसिक कंसंट्रेशन है वो इन्हीं दोनों की मौजूद होती है। क्लियर। इसके बाद हम मूव करते हैं डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब पे। स्टिल मैंने अभी तक आपको क्लियर नहीं किया कि ये ब्लड में ही अब्सॉर्ब हो रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इस किडनी के लिए नेफ्रॉन इससे निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब की तरफ। Distal convoluted tubule is also permeable to water प्लस यहाँ से थोड़ी सी अमाउंट के अंदर आयंस भी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव होंगे। लेकिन डेफिनेटली ये सारी जो प्रोसेस हो रहा है इट इज थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ही हो रहा है। एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट थी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की गई वो सिर्फ इस पोर्शन के अंदर की गई। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ से जैसे जैसे फिल्ट्रेट, जो कि हमने ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेट बोला था ना, जैसे जैसे फिल्ट्रेट पास करता जा रहा है इसकी वजह से वाटर रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है। वाटर रीअब्सॉर्ब होने से क्या होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो मोर कंसंट्रेटेड होता जाएगा। क्लियर हो गया। अब जैसे ये फॉल करेगा इनटू द कलेक्टिंग द glomerular filtrate, it is highly concentrated. Why? Because हर पॉइंट के ऊपर से ऑलमोस्ट क्या रीअब्सॉर्ब हुआ है, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन की गई है। क्लियर हो गया। तो कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जब ये मूव कर रहा होगा तो यहाँ पर एक और हार्मोन का जिक्र करते चले कि यहाँ पर एक और हार्मोन आकर अटैक करेगा, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है it acts on which portion, on the collecting the MCQ है। एल्डोस्टेरोन अटैक करता है असेंडिंग लिंक पर। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका फंक्शन क्या होता है, यूरिन की कंसंट्रेशन को कम कर देना। एंटी डायूरेटिक, एंटी यूरिन। क्लियर हो गया। अब करता कैसे है कि जैसे ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करेगा ये यहां से स्पेशल चैनल्स को ओपन करेगा। दोबारा सुनिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके यहां पर स्पेशल पाथवेज ओपन करेगा। उन स्पेशल पाथवेज को हम नाम देते हैं एक्वा पोरेंस। इनका फंक्शन ये होता है कि वाटर को कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकाल देना। इनका फंक्शन ये है एक्वा पोरेंस का। इसके बाद जब एक्वा पोरेंस के जरिए मजीद वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मोर कंसंट्रेटेड होता रहेगा। इसी वजह से आपको बुक के अंदर वर्ड लिखा
देखा हुआ है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करता जाता है इट बिकम्स मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड। क्लियर हो गया। कलेक्टिंग डक्ट का एक स्पेशल फीचर है वो याद रखिएगा कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मौजूद होते हैं स्पेशल गेट्स। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मौजूद होते हैं स्पेशल गेट्स मौजूद होते हैं। ये जो स्पेशल गेट्स लगे हुए होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनको हम बोलते हैं यूरिया ट्रांसपोर्टर्स। इनको क्या बोलते हैं, यूरिया ट्रांसपोर्टर्स। ये क्या करते हैं, ये यूरिया को कलेक्टिंग डक्ट से पंप करते हैं आउटसाइड। यूरिया को कलेक्टिंग डक्ट से पंप करते हैं आउटसाइड और यहां पर यूरिया की कंसंट्रेशन क्या होती है ज्यादा। दैट्स व्हाई आपकी बुक में पॉइंट फॉलो किया गया कि मेडुलरी पार्ट इज मोर कंसंट्रेटेड। व्हाई इट इज मोर कंसंट्रेटेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरिया इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक हो गया। अच्छा यहां पर ये जितना भी हमने प्रोसेस अभी तक पढ़ा है ये सारा किसके अंदर इकट्ठा हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आपको ये चीजें एक्यूमुलेट हो गई हैं। जब यहां से रीअब्जॉर्प्शन की बारी आती है तो मैं यहां से आपको एक लिंक बना के देता हूं कि जो इफरेंट आर्टरियोल था जो कि ग्लोमेरुलस से बाहर लेकर आता है ब्लड को, इट डिवाइड्स, इफरेंट आर्टरियोल डिवाइड्स, व्हेन इट डिवाइड्स इट फॉर्म अ नेटवर्क। वो नेटवर्क पूरे नेफ्रॉन को सराउंड करता है, वो नेटवर्क पूरे नेफ्रॉन को क्या करता है, सराउंड कर लेता है, व्हिच कॉजेस द एक्चुअल रीअब्जॉर्प्शन। ये यहां से निकल कर आएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जरिए ये किसमें एंटर करेंगे, इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एंटर कर जाएंगे। किसकी वजह से, इफरेंट आर्टरियोल। अब यहां पर पॉइंट ऐड करके इफरेंट आर्टरियोल ये हमने उसके अंदर स्टडी किया था कि जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो इफरेंट आर्टरियोल से पेरिटिक्युलर कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है। मैं यहां पर आपको छोटा सा एक बना के देता हूं, ये देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के साथ इस तरीके से इफरेंट आर्टरियोल निकला और ये इस तरीके से इसको क्या कर लेगा, इस तरह एक नेटवर्क बनाएगा इसके कैपिलरीज का। तो दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज पेरिटिक्युलर कैपिलरीज। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की, व्हाट इज जुक्स्टामेडुलरी, व्हिच इज प्रेजेंट एट द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स से स्टार्ट होगा, उसकी लूपोफेनी जाएगी डीप इनटू द मेडुला, इट इज कॉल्ड एज जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो उसकी लूपोफेनी बहुत ज्यादा डीप होती है। अगर वो ज्यादा डीप होगी तो जो ये नेटवर्क होगा इट इज कॉल्ड एज वेजरेक्टा। सिर्फ है कैपिलरीज, अगर तो वो नेफ्रॉन जो है उसकी लूपोफेनी है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की जो कि डीप है, तब उसी नेटवर्क को बोलते हैं वेजरेक्टा। अगर नॉर्मल है सिंपल कवरिंग के कॉर्टेक्स के ऊपर मौजूद है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पेरिटिक्युलर कैपिलरीज। दे कॉजेस रीअब्जॉर्प्शन। नाउ द लास्ट स्टेप दैट इज tubular secretion. What is tubular secretion? Tubular secretion actually means कि जो blood vessels here इस पोर्शन के ऊपर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक, ये है ब्लड वेसल्स, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, दे पंप हाइड्रोजन आयंस। ये किसको पंप करती है, स्पेशली हाइड्रोजन आयंस को ब्लड से ट्यूब्यूल के अंदर। अभी तक हमने पढ़ा कि चीजें ट्यूब्यूल से निकलकर जा रही थी ब्लड की कैपिलरीज के अंदर, ये अब्सॉर्ब हो रही थी। यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर जो कि थर्ड पॉइंट है ये फॉर्मेशन का, इसमें क्या होगा कि जो ब्लड कैपिलरीज जो सराउंड कर रही है, जो रीअब्जॉर्प्शन कर रही है, वही ब्लड कैपिलरीज एक्टिवली पंप करती हैं डिफरेंट आयंस को इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी कि ट्यूब्यूल के इनर नेफ्रॉन के इनर साइड के ऊपर, that maintains the pH of blood। क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए कि ट्यूबुलर सिक्रीशन का फंक्शन क्या है, it maintains the pH of blood by the pumping of hydrogen ions into the lumen, clear, lumen of renal tubule। So that was all about the functioning of kidney excretory function। क्लियर हो गया। So stay blessed, Allah Hafiz।